This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सोहेल। नाज़रीन, आज फिर ये शायद दोबारा मुझे इस साल में कई दफ़ा हमने ये बात की कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक वाक़े से शुरू करेंगे और आज फिर एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे और आज के प्रोग्राम में फिर एक अफसोसनाक वाक़े को डिस्कस करेंगे। आज सरियाब रोड पर गुज़श्ता रात हमला किया गया 3 मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस ट्रेनिंग कैंप के ऊपर, जिसके नतीजे में 61 जो पाक फ़ौज समेत दीगर एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, जबकि 112 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इस वाक़े के अंदर जो बाजियाब कराया गया वो तकरीबन 250 एहलकारों को 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाजियाब कराया गया दहशतगर्दों से। अगर हम बात करें 2008 और 2006 में भी इसी ट्रेनिंग सेंटर पर जो है वो हमला किया गया। इससे कबल हमने देखा कि 6 सितंबर को आईजी बलूचिस्तान ने जिक्र किया था इसी ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से और उन्होंने कहा था कि इसकी दीवारें कमज़ोर हैं, हमें कुछ फ़ंड एलोकेट किए जाएं, जिसके बाद सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उन्होंने फ़ंड की एलोकेशन के हवाले से जो है ग्रांट भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई। क्या वजह है कि ये जो धमाके हैं या ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं बलूचिस्तान में तवातर से होते जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर ऑपरेशन ज़रब-ए-असद के बाद से देखी जाए सूरत हाल सिक्योरिटी की, तो हमने देखा है कि बेहतरी आई है दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से। अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी कदरे बेहतर हुई है, लेकिन बलूचिस्तान में ये वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक के बाद दीगर जो हैं ऐसे वाक़यात होते जा रहे हैं। बात करते हैं भारत की। क्या वजह है कि भारत की बलूचिस्तान में जो दरअंदाजी है उसको पॉइंट आउट नहीं किया जाता, क्योंकि जब इंटरसेप्ट की गई एक गुफ्तगू जो दहशतगर्दों के दरमियान हो रही थी और उनको इंस्ट्रक्शंस जो थी वो अफ़गानिस्तान से मिल रही थी। रॉ की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान से कुलभूषण यादव जो है उसको जब गिरफ़्तार किया गया और उसने ये बताया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से वो फंडिंग और लोगों को किस तरह वो जमा कर रहा है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के हवाले से ज़रूर जिक्र किया, लेकिन कुलभूषण यादव के हवाले से आज तक जो है हुकूमत खामोश है। वज़ीर आज़म साहब के हवाले से इनाम का भी ऐलान किया गया। पार्लियामेंट में मौजूद एतजाज़ हसन साहब ने उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव का अगर वो नाम लेते हैं तो वो 50,000 रुपये का ऐलान करते हैं इनाम का। भारत जब एक कबूतर पकड़ने पर तो पूरा वाविला मचाता है, क्या वजह है कि हुकूमत वक्त जो है कुलभूषण यादव के हवाले से मौजूद सबूतों को क्यों नहीं इस्तेमाल करता भारत के ख़िलाफ़। दहशतगर्दी की जो ये लहर जारी है, क्या हकीकतन उसको कम करने में मौजूदा हुकूमत जो दावे कर रही है उसमें कितनी सदाकत है कि वो ख़त्म या कम हो सकी है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या अफ़गानिस्तान की जानिब से ये पहला वाक़या नहीं है कि दहशतगर्दों को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं और दहशतगर्दी के जो वाक़यात के ताने बाने हैं जो अफ़गानिस्तान से जोड़े जा रहे हैं या जुड़े हैं उस पर हुकूमत जो है वो क्या एक्शन लेगी। क्या कहा यह जाता है कि ऑपरेशन ज़रब-ए-असद के बाद जो है वो दहशतगर्दों की कब्र हमने तोड़ दी है, ये क्या हकीकत है कि टूटी हुई कमर के साथ भी वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको निशाना बना रहे हैं और सिक्योरिटी इदारों की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो क्या उन पर सवालिया निशान इस वक्त मौजूद नहीं है। आज के प्रोग्राम में इस पर तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शौकत पबलज़ई साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बलूचिस्तान के अफेयर्स के हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रशीद मलिक साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, ब्रिगेडियर रशीद साहब जो हैं डिफेंस और पाक भारत और मौजूदा जो खत्ते के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, खारजा पॉलिसी हैं, उस पर गहरी नज़र रखते हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हम मज़म्मत करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में
चंद दिन बाद इसको भूल जाएंगे, फिर धरने या किसी और चीज़ की बात करेंगे। जब पॉइंट आउट किया गया आईजी सिंध की, आईजी बलूचिस्तान की जानिब से 6 सितंबर को, और उसका जिक्र किया गया कि ये दीवारें भी कमज़ोर हैं, लोग वहाँ पे प्रॉपर मौजूद नहीं है, फ़ंड्स की एलोकेशन की जाए, क्या वजह है कि उसको निगलेक्ट किया गया? वज़ीर आला साहब ने ऑन रिकॉर्ड आके मीडिया में बात की कि दहशतगर्दी की वार्निंग दी गई थी और ये इतलात थी कि दहशतगर्दी का वाक़या होगा। कोयटा में मौसर इंतज़ामात होने की वजह से दहशतगर्द अंदर नहीं आ सके, इसलिए पुलिस सेंटर को जो है वो निशाना बनाया। सॉफ्ट टारगेट था आपके ख्याल में? बिल्कुल, बात यह है कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि दीवारें छोटी थीं और एडवोकेट अरेंजमेंट्स नहीं थे। मेरा ख्याल है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाक़या हुआ था, जिसमें हमारे 140 बच्चे शहीद हो गए थे, उसके बाद हमें मतलब यह है कि हुकूमत ने प्रिकॉशन ली और सब जगह ये मैसेज वगैरह गए कि वो सिक्योरिटी को बीफ अप करें और जो इंस्टॉलेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह के वल्नरेबल पॉइंट्स जो हैं, सॉफ्ट टारगेट जो हैं, इनका ख्याल करें, ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो सिर्फ़ एक कॉशन होता है जो कि राइटिंग की सूरत में चला जाता है अपनी जान छुड़ाने के लिए। जैसे बलूचिस्तान में आपको पता है कि इसकी वार्निंग इनको दी गई थी 4 दिन पहले, और उन्होंने कहा जी हमने रेड अलर्ट भी जारी किया था। ये कैसा रेड अलर्ट है कि आपने एक इंस्टीट्यूशन जहाँ के आपके 700-800 बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया, उसमें ना कोई कहते हैं एक सेंट्री था अंदर, और फिर इन्होंने जब फंड्स मांगे इनको फंड्स मिले। देखें बात यह है कि हुकूमत जो है वो तो मेरा ख्याल है इट इज़ ए ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान गवर्नमेंट। और बाई नाउ इस वक्त तक कुछ लोग सैक हो जाने चाहिए थे, कुछ लोग सैक हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ये मजम्मत, सब आके मजम्मत करेंगे और उसके बाद उनको कंपनसेशन अनाउंस करेंगे, तो इस तरह से तो मसला हल नहीं होता। देखें एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, या वो करप्शन कर लें और बाकी जो करप्शन के अलावा जो पैसा बच जाता है वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी याशियों के ऊपर, और बाकी जो अवाम है उनको तो ऐसे छोड़ा हुआ है, वो रुल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब ये वो सूबा है जहाँ पे कि एक घर से, एक सेक्रेटरी के घर से 64 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। जिसको गिनने के लिए 7 घंटे लगे। हाँ, वो मशीनें मंगाई गई भाई बाहर से ना, बैंकों की मशीनें मंगाई गई, वहाँ लगाई गई। तो एक जब ये सूरत हाल होगी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात ये है कि हमें अपनी अब सर वो अमूमन दहशतगर्द जो होते हैं, आप यकीनन बेहतर जानते हैं, दहशतगर्द जो होते हैं सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। देखिए सॉफ्ट हो या हार्ड, देखो उन्होंने बड़े बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया आपके सामने, GHQ में पहुंच गए वो। नहीं, अब जो ऑपरेशन ज़रबे के बाद देखा जाता है, हमने देखा कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर जब ये पेशावर वाला वाकया हुआ, तो चारसद्दा यूनिवर्सिटी पर जब वाकया हुआ, तो तमाम लोगों ने कहा कि अब ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी कम हो। आप ये समझते हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी एक सॉफ्ट टारगेट था? बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है ना, जब आपने वहाँ पे कोई प्रिकॉशन ही नहीं लिए हुए। देखें एक दूसरी सबसे बड़ी बात ये है नेग्लिजेंस की कि ये शहर से बाहर है, ये स्मगली एयर, वो तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कोयटा की हमने हिफाजत की। देखें कोयटा की हिफाजत की, और नहीं तो आप देखें ना, कोयटा की हिफाजत इसलिए की कि वहाँ पे सारे VIP रहते हैं, वहाँ सारे VIP रहते हैं, इसलिए हिफाजत की। ये तो आउटस्कर्ट्स पे है इंस्टीट्यूशन जो है, इस पर तो ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनकी तो 12-12 फुट लंबी दीवारें होनी चाहिए, CCTV कैमराज होने चाहिए, सेंसर्स होने चाहिए, नाइट विजन डिवाइसेस होने चाहिए, ताकि मूवमेंट उनको स्पॉट करे। अंदर कंट्रोल रूम होना चाहिए। भाई आप पता क्या है, इनको ये इंसान जो है ना, इनको समझते हैं ये गाली मुजर है बस, और कुछ नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, ये मरते हैं, मरने दो, अपनी याशियों को जो है ना उसको नहीं करना। ये बड़ा सिक्योरिटी लैब है सर, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। देखें आप खुद कह रहे हैं कि हमें 4 दिन पहले इतला आ गई थी कि अटैम्प्ट होगी। जब आपको इतला आ गई थी तो आपने क्या प्रिकॉशन लिया? आपके जितने सॉफ्ट टारगेट थे आपने वहाँ पर क्यों नहीं प्रिकॉशंस ली, क्यों ये नहीं किया, फोर्स क्यों नहीं लगाई वहाँ पर? बाद में जाके 400-500 आदमी इकट्ठे होकर वहाँ पर आके शो ऑफ फोर्स करते हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। ये तमाम चीज़ें पहले करने की हैं। इससे पहले आप देखें जो वकला शहीद हुए, मतलब कोयटा में तो इतनी लाशें उठ रही हैं, 8 अगस्त को जो वाक़या कोयटा हुआ, से जनाब इतनी लाशें उठ रही हैं कि मतलब यह है कि बहुत तकलीफ दे बात है।
मतलब यह है कि आप यकीन करें, जब से ये ख़बर सुनी है तो एक दिल की कैफियत जो है वो ऐसी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। 61 डेड बॉडीज़ यार, शहीद होना, 61 लोगों का जनाजे एक दिन में उठना, 140 लोगों के जनाजे उठना। हाँ, इनका हमारा ज़मीर कब जागेगा, कब हमें होश आएगी? बात कर रहे हैं सर? जो ज़िम्मेदार हैं इसके, जो याशियाँ कर रहे हैं बैठ के पार्लियामेंट के अंदर, वो इनका काम है कि इनके ऊपर सारा जोर दें। ये टैक्सेस, इनके टैक्सेस की वजह से तो आप पल रहे हैं, इनके टैक्सेस की वजह से आप सारी याशियाँ कर रहे हैं और उनकी आपने कोई सिक्योरिटी, कोई परवाह नहीं की। ये तो बड़ा जुल्म है। ठीक है शौकत साहब, बलूचिस्तान की अगर बात करें कंपैरेटिवली, हमने देखा कि तमाम पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के बाद, कराची में टारगेटेड ऑपरेशन के बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन का भी आगाज़ किया गया बलूचिस्तान में। 8 अगस्त को जो 70 वकला जब शहीद हुए सिविल हॉस्पिटल में होने वाले बम धमाके के नतीजे में, और तकरीबन 110 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू किया। हम ये कहें कि ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल अमन अमान की कदरें बेहतर हुई। अब जिक्र कर रहे हैं वज़ीर दाखिला साहब, वो कहते हैं कि पहले 1 महीने में रोज़ाना होते थे, अब चंद दिनों के हवाले से, अब चंद माह में जो है वो एक आध वाक़या होता है। और हमारे लिए हम कंपैरिजन शायद ऐसे वाक़यात के साथ जोड़ रहे हैं तो हम बेहतरी महसूस करते हैं। बलूचिस्तान में क्या अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है, कंट्रोल कर सकें दहशतगर्दी के वाक़यात को? बलूचिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया बलूचिस्तान के हवाले से। क्या हम मुनासिब जो हैं इक़दाम जो हमें उठाने चाहिए थे बलूचिस्तान के हवाले से वो नहीं उठाए? क्या वजह आपको नज़र आती है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की जो कार्रवाइयाँ हुई उसके बावजूद अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो भट्ट साहब ने जो है वो काफ़ी क्रिटिसिज्म कर दिया गवर्नमेंट एजेंसीज़ पे। मेरा ख़्याल है उससे बढ़ के आगे जाना चाहिए कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 47% लैंड मास रकबे के लिहाज से, और 3 बाउंड्रीज़ जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ वो टच करती हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, ईरान और फिर अरेबियन सी जो है वो भी एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ सामने से गुजरता है। और इस रीजनल एस्पेक्ट में जितना बलूचिस्तान सूबे ने सफ़र किया, मेरे ख़्याल पाकिस्तान को किसी सूबे ने उतना सफ़र नहीं किया। उसमें अफ़गान वॉर ले लें, उसमें मिलिटेंसी ले लें, उसमें एक्सट्रीमिज़म ले लें। अगर ईरान में इश्यूज़ थे तो वो भी स्पिल बलूचिस्तान पे आया, अफ़गानिस्तान में इश्यूज़ थे तो वो भी स्पिल आया। आज भी मेरा ख़्याल है कोई 500,000 ये मे बी क्लोज़र रेफ्यूजीज़ बलूचिस्तान होस्ट करता है। तो ये सब मल्टी फैक्टर इश्यूज़ जो हैं वो उन्होंने बलूचिस्तान को एक बॉटलनेक, जो सिक्योरिटी बॉटलनेक होता है, उसमें लाके खड़ा कर दिया। अब गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने हमेशा अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करने की कोशिश की। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं कहता। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। अब इतने बड़े सूबे का रकबे की जो फोर्सेस हैं जो हमें हमारी सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करते हैं, मेजर इश्यूज जो मैं समझता हूँ वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। दीवार बड़ी बना देना ये ठीक है, अब गवर्नमेंट सर सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं ना। मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपने जैसे फरमाया कि जी चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया, वो चीफ मिनिस्टर का ऐलान करना मीन उनका पाकिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर के ऐलान से करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, काम नहीं होता। 25,000 रुपये की डोनेशन तो नहीं अनाउंस कर रहे हैं ना, वो कुछ मिलियन की जब प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में इतना लंबा चैनल होता है। अगर वो खुद चाहें तो सब चीज़ें हो सकती हैं और ना चाहें तो मेरे ख्याल में कोई भी फंड्स एलोकेट करना है कि पावर में वो कहेंगे, पुश करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट आ जाएंगे कि जी प्रायोरिटी हेल्थ को है, प्रायोरिटी एजुकेशन को है, प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अहम मसला है वो आप समझते हैं सिक्योरिटी से ज़्यादा किसी चीज़ का मसला है? लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग में देखिए इसकी लोकेशन है। सबसे बड़ा मुझे नहीं मालूम कि किसी इदारे ने, होम डिपार्टमेंट ने या किसी और इदारे ने सिलेक्ट किया कि सरब्याब रोड में, सबर्ब में, आइसोलेटेड में, एक नॉन पहाड़ी के नीचे आप एक वो एबटाबाद जैसे पी में बना, आपने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बना दिया, फिर उसके आपको यू हैव टू सी द जोग्राफिकली कि भी ये पॉसिबल है इसको लॉजिस्टिक्स देना या नहीं है। मैं उस पर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ कि कुछ भी हो जाए, पिछले 2-3 माह में
एक बड़ा फेज़ फिर सिक्योरिटी इश्यूज का बलूचिस्तान में चला हुआ। किस वजह से? अब इसकी बहुत से फैक्टर्स हैं। जैसे देखिए, जैसे अभी जो ये अटैक हुआ वो रिलीजियस उस तरफ जाता है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ, लेकिन जो साउदर्न पार्ट अभी में कह रहे हैं कि दहशतगर्द जो हैं वो आते हैं, वो मसलक या मजहब मालूम करते हैं, उसके बाद अटैक करते हैं। ये मसलक ज़रूरी नहीं है। देखें, एक ग्रुप बंदी हो गई, फिर वो अपने ग्रुप की तरफ से जो भी अटैम्प्ट करते हैं, क्लेम तो वो करते हैं ना। एक चीज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट अर्ज करूँगा आपको, गवर्नमेंट इदारों को एक बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना है। जैसे कल ये अटैक हुआ, उसमें सेवरल स्पोक्स पर्सन जो हैं वो अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे। जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के स्पोक्स पर्सन थे, चीफ मिनिस्टर खुद आ गए ऑनलाइन, होम मिनिस्टर खुद ऑनलाइन आ गए, फिर एक स्पोक्स पर्सन आ गए, फिर IGFC आ गए, फिर पुलिस के। अभी इतने लोग जो हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। और एक जगह पे मैंने बहुत गौर से देखा कि होम मिनिस्टर वाज रिलक्टेंट टू डिवल्ज इंफॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये टेररिस्ट को हेल्प कर सकता है अगर मैं जो आप जो मेरे से पूछना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने आज तक नेशनल एक्शन प्रोग्राम ये बना, मीडिया हैंडलिंग की जिम्मेदारी वो किसको देनी है ये आज तक समझ में नहीं आई। आर्मी भी कल वहाँ थी, FC भी थी, पुलिस भी थी, फिर और सिविल अपरेटस जो है वो मौजूद था कि कंट्रोल सब स्पोक्स पर्सन थे। कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं थी कि भी अभी ये अटैक हो रहा है, कॉमिंग हो रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रुक जाएं। मीडिया की तो अपनी जिम्मेदारी है कि जी वो उन्होंने रिपोर्ट करना है, लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं दे मस्ट रियलाइज कि यार इस वक्त हमें कुछ नहीं बोलना। रीजन आपको क्या नजर आता है कि बलूचिस्तान को टारगेट किया जाता है? एक तो है कि गवर्नमेंट, जो मैं जिस पे आ रहा था मैं डाइवर्ट हो गया, कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई। क्यों? ये इसका प्रायोरिटीज में नहीं है। मे बी देखिए, जहां वो ये सही कह रहे हैं ना, मुश्ताक रेसानी साहब जो हैं वो 64 करोड़ रुपए की सिर्फ वो जो कैश उनके घर से मिला, अरबों रुपए के तो कराची में प्रॉपर्टी उनकी जो है वो मालूम की गई। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो है प्रायोरिटीज़ जो हैं सूबाई हुकूमतें हों या कई और हुकूमतें हों जिसके इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिस पर रिकवरीज भी हो रही हैं, तो करप्शन है? ऐसा नहीं होता कि मार्केट में एक बैंक पे डाका पड़े तो आप छोड़ दें कि दूसरे बैंकों पे भी डाका पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। सिक्योरिटी में वो अगर चोरी हुई है तो उसके इदारे जो हैं जिम्मेदार। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप अपनी जो टेंशन है वो कहीं और लगा रहे होंगे तो फिर मेरे ख्याल में अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? इस वक्त सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो खुद निशाने के ऊपर हैं, तो आम आदमी के ऊपर कैसे वो? सिक्योरिटी के लिए पैसा नहीं है, पॉइंट तो ये है ना, ना वेपन्स के लिए है, ना दीवार खड़ी करने के लिए है, ना और गैजेट्स लेने के लिए, और गैजेट्स के लिए उसके लिए पैसा नहीं है। करप्शन घर से बरामद करने के लिए 70 करोड़ जो है वो बरामद हो रहा है। मैं पिछले 3 साल से वाटर टैंकों से पैसे बरामद हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करूं, पिछले 3 साल से देखिए ग्वादर सिपेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेड पॉइंट है, जहां पे सिपेक रूट ने चाइना से शुरू होना है और ग्वादर में पिछले 3 साल से गवर्नमेंट, मैं कहता हूं कि अनक्वालिफाइड अटेम्प्ट करती है कि जी हम दोनों को, ग्वादर को और क्वेटा कैपिटल, प्रोविंशियल कैपिटल को हम सेफ सिटी बनाएंगे थ्रू CCTV कैमरा और मल्टीपर्पज़ सिक्योरिटी अरेंजमेंट। बहुत से बाहर के मुल्कों के इदारे हैं जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया, पर्टिकुलरली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में। आज तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि ये IT डिपार्टमेंट बनाएगा, ये पुलिस बनाएगी, या जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं वो उसमें इनपुट देंगे। वो अभी तक डिसाइड नहीं हो सका कि क्या होगा। चले, क्वेटा एक कैपिटल सिटी है, वो अनप्रेसिडेंटली उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। रीज़न अभी भी नहीं बताया रशीद साहब। मैं शौकत साहब माजरत के साथ मैं रीज़न जानना चाह रहा था कि मुहर्रिकात जो हैं वो हमें शायद नज़र आ जाए कि क्या आप समझते हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों का ख्याल है नाराज़ बलोच एलिमेंट भी इसके अंदर कारफरमा है, कुछ लोगों का वो ख्याल है जिस तरह आपने भी बताया कि CPAC को डिस्टर्ब करने का ख्याल है। तो मैं ये जानना चाह रहा था मुहर्रिकात, एक्चुअल रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से ये वाक़यात बलूचिस्तान को ख़ास तौर पर जो है वो टारगेट किया जा रहा है? जितने मेंशन किए मुहर्रिकात, इन सब का कॉकटेल है इस वक्त। ठीक है, रशीद मलिक साहब, क्या वजह है, आप किसको कसूरवार समझते हैं इस तमाम वाक़े के हवाले से? सिक्योरिटी लैब्स का भट्ट साहब ने जिस तरह जिक्र किया, ज़िम्मेदार का तयन किया जाए तो कौन है ज़िम्मेदार? पहली बात, कौन से ऐसी ताकतें हैं जो बलूचिस्तान में
अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं, वजह क्या आपको नज़र आती है? ख्वाजा आसिफ साहब का अभी मीडिया ब्रीफिंग जो है वो बीपर पे चल रहा था एक चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा कि मशरिक से आने वाला एक जो दुश्मन है, क्या जब हमारे वज़ीर दिफा साहब जो हैं एक नेशनल चैनल पर इंडिया का नाम लेने से कतराते हैं, कुलभूषण यादव का जो बयान है उसको हम एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, आप समझते हैं हम अपने दुश्मन का तयन कर सकें या उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अमली तौर पर भी काम कर सकें? देखिए, अगर आप ख्वाजा आसिफ से मैं शुरू करता हूँ कि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि मैं कहूँ कि ही इज़ अ डिस्ग्रेस। मतलब जब भी वो असेंबली में बोलते हैं वो मतलब ही डजंट सीम टू बी समबडी पार्ट ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं देखता, उसकी एक अपनी प्रायोरिटी होती है। आई थिंक इस टाइम आप उसको, जैसे भी आपने कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि अल्ताफ़ हुसैन भी बिल्कुल एक्सपोज हो गया था जो उसने बातें की थी, आई थिंक ये ख्वाजा आसिफ भी बिल्कुल एक्सपोज हो गया। आई डोंट नो इसको क्यों रखा गया है, क्या वजह है उसकी, उसको हम छोड़ देते हैं। ऑल्दो मेरे कॉलेज का पढ़ा हुआ है, बट आई फील वेरी अशेम्ड कि वो अच्छा एक ट्वीट भी उन्होंने किया, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के 2 नवंबर के इस्लामाबाद के धरने और भारतीय इश्तिहाल अंगेज़ी को वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, मतलब वो इर्रेलेवेंट सी बातें करता है सम टाइम, और उसकी मैं ये कह रहा था बैकग्राउंड उसका बड़ा अच्छा है, बाप उसका बड़ा मशहूर आदमी था, अच्छा आदमी था, एक उसका भाई था वो फ़ौज में था, हमसे सीनियर था, वो बड़ा अच्छा। ये पता नहीं किधर से आ गए ये। अनफॉर्चुनेटली जब भी इसने कोई बयान दिया इसने बड़ा कंटेंशियस बयान दिया। आई डोंट नो आपकी चैनल की पॉलिसी हो या ना हो, बट आई डोंट। किस चीज़ की सर? ये अगर किसी सिटिंग मिनिस्टर को कहना, आप जो मर्जी कहें, जो सच है मुझे आपकी पता राय है, है, मैं उसमें आपका मुंह तो नहीं बंद कर सकता। आपकी राय है सर, जो आप मर्जी। उसकी असेंबली में तकरीरें सुन रहे हैं। हाँ, तो वो मैं ये कह रहा हूँ, कहता कुछ नहीं। आई डोंट नो हाउ इज ही कंटिन्यूइंग, बिकॉज़ आई थिंक वो उसको बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व कौन है? अच्छा, वो मैं उस पे आ रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ को आपने बात की तो मैं कहा वो पहले वो नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ वजीर दिफा हो के नाम क्यों नहीं दुश्मन का ले रहे? नहीं, वो उसमें है नहीं, ही हैजंट गॉट दैट, उसमें वो है ही नहीं है जो इसको कहते हैं ना यू पुट टुगेदर, जैसे आपके अंदर एक मेटल होता है, उसमें वो है नहीं, तो वो उसको छोड़ दें आप। अब आते हैं हम कि ये कौन कर रहा है। आई थिंक इसमें कोई साइंस नहीं है कि देयर आर 2 बिग फोर्सेस जो इसको अपोज करती हैं बलूचिस्तान में। एक इंडिया है विदाउट एनी क्वेश्चन, और एक अभी एक नया आ गया है अमेरिका। अमेरिका इज द मोस्ट अनहैप्पी। अमेरिका आपको कह के थक गया है कि आप मत बनाएं, ये सी पैक के अंदर मत जाएं, चाइना के साथ मत करें। बेस लाइन आप कह रहे हैं कि सी पैक है? जी, तो सी पैक जी तो इंडिया भी चाहता है कि यहाँ पे इंसर्जेंसी जारी रहे किसी तरीके से। आप भूल गए हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, वो जो तकरीर करता है वो लाल किले से खड़े होकर करता है, उसने आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने जब से पाकिस्तान बना है बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस मैन इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसने नाम लिया कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, तुम अगर कह 15 अगस्त की तकरीर है, 15 अगस्त की तकरीर, तो उसने आके ये शुरू किया शोशा। उसके बाद फिर आप देखें एक इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट चलता जा रहा है। मेरी अपनी असेसमेंट ये थी कि बलूचिस्तान इज गेटिंग आउट ऑफ द वुड्स, मतलब है ये सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो गया था। अनफॉर्चुनेटली जब से मोदी ने आके उसको फोकस किया है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंडिया इज बिहाइंड ऑल द अनरेस्ट इन बलूचिस्तान। जब आप ये कह सकते हैं तो देन व्हाट इज द हार्म इन टारगेटिंग योर डिफेंस अगेंस्ट इंडिया? आप उसको टारगेट ही नहीं करते, आप नाम ही नहीं लेते इंडिया का। किसी आपने कभी सुना है? मैंने नहीं सुना आज तक कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी इंडिया का नाम लिया। आज तक किसी बात पे नहीं नाम लिया उसने इंडिया का कि भाई इंडिया हमें डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ आर्मी है, वो लगी हुई है, कब से कह रही है कि इंडिया के साथ मत इतने तलकात बढ़ाएं, मत बढ़ाएं, मत बढ़ाएं। सो हेयर इज अ सीरियस डिस्कनेक्ट, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। और कहते रहे कि सेम पेज, ये कहानी वो कहानी, बट देयर इज अ वेरी बिग डिस्कनेक्ट एज फार एज इंटरनल डिफेंस इज कंसर्न। गवर्नमेंट कुछ चाहती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडिया का नाम लिया जाए। क्या रीजन है जी? क्या वजह है? वो चाहती है, उनको प्रेफरेंस उनकी है कि किसी तरीके से ट्रेड चले। और ये मैं पेटी बुरी बात तो नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कहने लगा, तो मैं मुझे पता था आपका सवाल क्या है। पेटी इंटरेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि ट्रेड शुड सेट द पेस, ट्रेड सेट करे। आर्मी कहती है कि ट्रेड तब हो सकती है कि अगर डिफेंस ठीक हो। हमारा ये सिक्योरिटी का बैटल है, और ये मैं आपको बताऊं कि हम अगर तकरीर कर देते हैं कि हमने बैटल ख़त्म कर दिया है, ज़रब-ए-आज़म ख़त्म हो गई है, ये ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होता। ये जितनी देर
जितनी देर लगती है बलूचिस्तान ही क्यों जी, बलूचिस्तान ही क्यों? बलूचिस्तान आसान है बिकॉज बलूचिस्तान भी फोकस बना दिया, इंडिया ने उसको फोकस किया, हमने भी किया, जब कुलभूषण को पकड़ा हमने भी किया बलूचिस्तान को। फिर ये सीपैक जानी है, सीपैक सबसे लंबा जो रास्ता है सीपैक का वो बलूचिस्तान में से जाना। मैं समझ गया, बट मैं रशीद साहब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो सीपैक की वजह से भी टारगेट किया जा रहा है, इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है, दरअंदाजी जो है वो सबसे ज्यादा। देखिए सीपैक एंड हो रही है गवादर में, और गवादर इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, और वो चाहते हैं। आप मुझे बताइए, तमाम चीजें मौजूदा हुकूमत, हमारे सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज, उनकी नजर से नहीं गुजरती कंट्रोल करने के लिए? ये मतलब एक लॉजिकल सवाल है, इसका लॉजिकल आंसर ये है कि गुजरती है, बट जब ये आ जाती है ना, जब फील्ड लेवल पे आ जाती है, जब आप डिसिपेशन। हमने ऑपरेशन ज़र्ब क्यों लॉन्च किया था, बता सकते हैं? हाँ, हमने किया था कि हम जो टेररिस्ट थे खास करके फाटा के एरिया में, उनको डिसलॉज करके उनसे रिकवर की जाए। हमें पता चल गया था कि वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, उनसे हमने स्पेस रिकवर करनी। अब वो रेट को चैलेंज किया जा रहा है हुकूमती, और उस रेट को बरकरार करने के लिए आपने ऑपरेशन ज़र्ब। तो क्या हुकूमत की रेट को बलूचिस्तान में बार बार चैलेंज नहीं किया जा रहा? क्या दहशतगर्दों को कंट्रोल करने के लिए तमाम इदारों को मिलकर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। तो हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को, जबकि आप खुद ये मान रहे हैं कि सीपैक की वजह से जो उसकी अहमियत है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है, और फोकस होना चाहिए वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता। और आपने थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मेरा ख्याल कर्नल भट्ट ने कहा था कि रिसोर्सेज कम हैं, ये नहीं है, रिसोर्सेज बहुत हैं, पैसे बहुत हैं। अनफॉर्चुनेटली ये गलत स्पेंड हो जाते हैं, ये गलत पैसे स्पेंड होते हैं। आप इनकी शाहाना स्टाइल देखें, आप कोई पुलिस ऑफिसर देख लें जो दो गाड़ियों को बगैर नहीं ट्रैवल करता। आज तक कभी आपने सुना है कि किसी पुलिस ऑफिसर को किसी ने गोली मार दी है? अगर ये ऑफिसर अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू हो गया तो फिर ये कहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सिक्योरिटी इदारे जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है वो तो खुद उनकी जान जो है वो स्टेक पे है। मैं ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। ऑफिसर अब बहुत अरसा हो गया, अल्लाह ना करे हो, बट बहुत अरसा हो गया कोई पुलिस ऑफिसर इसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे। अब ये नहीं होता था पहले पुलिस ऑफिसर होता था, वो शेर होता था, वो शेर का बच्चा होता था। वो अब शेर का बच्चा नहीं रहा, ही इज नाउ अपने आप को उसने प्रोटेक्ट कर लिया। यही कोयटा के में आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि तमाम पुलिस वाले अपने अपने इलाकों से निकल के आगे छावनी में, हर एक का घर छावनी में, आईजी का घर छावनी में, दूसरे का घर छावनी में। एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन द कंटोनमेंट बिकॉज परहैप्स दैट इज द सेफेस्ट प्लेस। तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा, यू हैव टू सेट एन एग्जांपल। बट साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उस पर ब्रेक पर जाने से कबल आपके लिए सवाल है, आप ये समझते हैं कि ये लाशें जो हैं, ये वाक़यात के हवाले से कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे, मजम्मत करते रहेंगे और फिर नए किसी वाक़े के हवाले से इंतज़ार करेंगे? और स्पेसिफिक आपसे भी जानना चाहूँगा कि कुलभूषण यादव के हवाले से ये खामोशी जो है ये किस तरफ इशारा करती है? हुकूमत जो है, क्या वजह है? इंडिया, जिस तरह रशीद साहब ने भी जिक्र किया, इंडिया का नाम लेने से भी कतराती है, और कुलभूषण यादव के हवाले से भी वाज़े मौक़िफ़ जो है वो अवाम या इंटरनेशनल फोरम पर लाने से कतरा रही है। क्या वजह आपको नज़र आती है? इसका जवाब लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएँ, देखते हैं बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात हुआ सरियाब रोड पर, उसके हवाले से गुफ्तगू जारी थी। जी भट्ट साहब। देखिए, मैं सबसे पहले थोड़ा बगैर रशीद ने जो बात की है और थोड़ा सा हमारे भाई बैठे हुए हैं पोपल रई साहब, सी पैक का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सी पैक तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं शुरू हुआ है, ये 2030 तक जाना है, तो इसका कोई इससे वो नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपोज किया है, तो जो मर्ज़ी कहते रहे, तो इसलिए ये इसको जोड़ना कि जी ये दहशतगर्दी के वाक़या जो हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं कि हम सी पैक कर रहे हैं। सी पैक के लिए आपने एक डिवीज़न खड़ा किया हुआ है, एक पूरा डिवीज़न खड़ा किया हुआ है, उसके ऊपर काम ज़ोर शोर से जारी है और वो चल रहा है, और इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा। किसी के ऑब्जेक्शन करने से या किसी के उससे तकरीरों से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो है वो खुल कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देते हैं। क्या आपने कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म को देखा उसके जवाब में हमारे यहाँ से भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म कोई बयान जारी करें? यहाँ से वही जो 3 रतन हैं, उनको मैं रतन कहता हूँ, क्या नाम है कि वो
दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, वो बयान देते हैं। जब वज़ीर आज़म कोई किसी मुल्क का बयान देता है तो इधर से भी वज़ीर आज़म का जाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हम भी एक ज़िंदा कौम है। आपने कुलभूषण का इससे पहले भी आपने कई दफ़ा कहा, एतजाज़ हसन ने कहा था मैं 50,000 रुपये गरीबों में इनाम दूंगा या बांट दूंगा। तो देखिए बात यह है कि हम भी नहीं चाहते कि किसी के साथ झगड़ा हो, पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की है इंडिया के हवाले से, हर हुकूमत ने की है, मुशर्रफ ने बढ़ चढ़ के की, नवाज शरीफ ने बढ़ चढ़ कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, नेशनल एक्शन प्लान, लेकिन वो तो हमें मारने के ऊपर तुला हुआ है। तो हमें अब ये जो अपीसमेंट की पॉलिसी है, जो हमारे ये जो नीचे झुकने की पॉलिसी है, इससे हमें जान छुड़ानी होगी, इससे हमें जान छुड़ानी होगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे वो हमारे सर के ऊपर सवार रहेगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कुलभूषण यादव का नाम जो है वो सिर्फ मीडिया पे ही कभी कभी सुनने में आता है, बाकी तो उसका पता ही नहीं कि वो किधर है, किस हाल में है, कहाँ बैठा हुआ है, क्या वीडियो बयान जो था वो क्यों नहीं, दैट वाज एनफ। हमने तो पहले कहा था कि उसको बयान को उसमें बाकायदा तौर पर उसने बताया कि बलूचिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा में जाते उसने तो कहा था, मैं नेवी का अफसर था ना, तो उसने कहा था कि मैं भाई डिस्टेबलाइज करने आया हूँ। तो जिस तरह से और दूसरे राज एजेंट डिस्टेबलाइज करते हैं, अब आप देखें जो आईजी का बयान है कि इसके ताने बाने जो हैं वहाँ से मिलते हैं अफ़गानिस्तान से। मुझे ये बताएं जितने आज तक अटैक हुए हैं उसके ताने बाने और किसके साथ मिले हैं? वो वहीं से मिलते हैं, वहीं से सारे क्रॉस करके आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं। पहले फाटा एरिया से आते थे, वहाँ उनके सेंचुरीज थी, अब वो हमने ख़त्म कर दी हैं, अब वो वहाँ से आते हैं। हमारे उनके साथ ताल्लुकात सही नहीं हैं, अफ़गानिस्तान के साथ, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात सही नहीं हैं। इंडिया तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी क्या है, आपने मतलब एक क्या लाइन ऑफ डायरेक्शन इख्तियार करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? क्या लाशें उठाते रहना है हमने इसी तरह से, और उसके बाद जाके वहाँ पे उनकी फातिहा पढ़नी है और उनको कंपनसेशन करना है? ये तो कोई वो नहीं है पॉलिसी का हिस्सा, ये कोई पॉलिसी नहीं है। हम हादसे के बाद फ़ौरन प्रोएक्टिव हो जाते हैं। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव ऑल द टाइम। आपको अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ेगी, आपको अपना सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट तब्दील करना पड़ेगा, और फिर दूसरा आप सीक्रेट रखें। सीक्रेट हम कैसे रखेंगे? जब प्राइम मिनिस्टर हाउस की मीटिंग जो है वो बाहर आ सकती है, तो बाकी यहाँ पे तो कुछ भी मतलब अफगानिस्तान का जिक्र किया शौकत साहब, आप ये समझते हैं जो डायरेक्शंस मिल रही थी वो अफ़गानिस्तान से मिल रही थी, फिर रॉ की इन्वॉल्वमेंट की बात करना या रॉ के हवाले से बात करना, आप कहते हैं कि रॉ अफ़गानिस्तान से बैठा ऑपरेट कर रहा है दहशत गर्दों को और वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? देखिए अफ़गानिस्तान तो इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं कवर्टेड ओवर्टेड उनके लिए बड़ा फर्टाइल ग्राउंड रहा है और अभी तक मौजूद हैं। तो इंडिया का वहाँ मौजूद होना कोई नई बात तो नहीं है, और वो क्यों मौजूद होगा? सेंट्रल एशिया की तरफ नहीं जाएगा, ईरान की तरफ नहीं जाएगा, चाइना की तरफ, अल्टीमेटली वो सॉफ्ट बैली तो उनकी पाकिस्तानी है। मैं भट्ट साहब से एक चीज़ से इत्तफाक नहीं करता हूँ, उन्होंने सिपेक को जो है वो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि जी मैं काम हो रहा है, मैं अर्ज कर और रहा हूँ उसको इसके साथ जोड़ना गलत है। नहीं जोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि जब दहशतगर्दी जब बलोचिस्तान में अभी दहशतगर्दी शुरू हुई है, बलोचिस्तान में 10-15 साल से दहशतगर्दी हो रही है, उस वक्त तो सीपैक का वजूद ही नहीं था। साहब मेरी अर्ज सुन ले, सीपैक का मीन सीपैक एक हिस्सा है। इस खित्ते की सबसे ज़्यादा माइनिंग जो है, माइनिंग रिसोर्सेज वो बलूचिस्तान सूबे के अंदर है। अमेरिका ने डिक्लेयर किया अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन है। मैं असेस करता हूँ अफ़गानिस्तान वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के डॉक्यूमेंट से कि $2 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं। एग्रीकल्चर हमारा बहुत रिच है, नॉर्दर्न जो हमेशा इफेक्ट रहा पिछले 30 साल से। अब साउदर्न पार्ट इफेक्टेड है क्योंकि वहाँ सिपेक के रूट जा रहे हैं तीनों और रोड। मेरी नज़र में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान को तो इंजर करने की है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बलूचिस्तान को बैकवर्ड रखने की कोशिश है। हमारा ट्राइबल कल्चर था वो टोटली स्पॉइल हो गया अफ़गानिस्तान वॉर की वजह से।
उसके बाद जो हमारे रिसोर्सेज थे वो अभी शुरू ही नहीं हुए, डिप्लीट क्या होंगे, लेकिन वो रिडेंडेंट हो गए। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्केयर के अंदर, वो खौफ के अंदर इस काबिल नहीं है कि उनको एक्सप्लॉइट कर सकें और इकोनॉमिक अपना शेयर ले सकें। आज ये हालत हो गई है इन्हीं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। नहीं, मैंने रशीद साहब से भी कहा, मैं आपको भी कहता हूँ, अगर ये सब तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं कि ये रीजंस हैं, ये मुहर्रिकात हैं, तो क्यों नहीं हुकूमत जो है इन चीज़ों को देख के उसको मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए हुकूमत कैसे करेगी जब कैपेसिटी नहीं है सूबे की। बलूचिस्तान में मीगर टैक्सेस हैं, कराची सिंध क्लेम करता है जी हम सी पैक जो है वो एक सूबे के लिए तो नहीं है ना, वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए। पूरे मैं देखिए वफाकी हुकूमत भी अब जब नेशनल एक्शन प्लान को आप देखते हैं और सी पैक की जब इस तरह की कोई हालात आते हैं तो क्या हुकूमत उसमें सपोर्टिव नहीं हो सकती? आप ये कहते हैं कि देखिए बलूचिस्तान के लिए सी पैक भी लाइफलाइन है। आप मुझे बताएं, मैं कहता हूं अगले 50 साल लग जाएंगे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने के लिए जो सी पैक ले करेगा कि आपको 4 और 6 लेन रोड मिलेगी, पोर्ट का इंडरलैंड पूरा, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। नहीं देखिए, तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, आपको प्रायोरिटी पे लाना। बाहर से कोई फरिश्ते आएंगे वो करने के लिए? मेरा ख्याल है फरिश्ते ही लाने पड़ेंगे आपको। बाहर की अगर कंट्री कोई आपका फ्रेंडली या ब्रदरली कंट्री है जो सपोर्ट कर सकता है, हमारे चीफ मिनिस्टर को चाहिए वो प्रायोरिटी लिस्ट दें, अपनी विश लिस्ट दें फेडरल गवर्नमेंट को कि जी आप हमें, ये आपको देना पड़ेगा। अब कल जब है मेरी एक पुलिस ऑफिसर से बात हुई, छोटे भाइयों की तरह सीनियर पर, मैंने कहा यार आपके पास क्या इंफ्रारेड कैमराज नहीं है, आपके पास स्कैनर्स नहीं है, आपके पास थर्मल कैमराज नहीं है कि जी इधर डार्क है नज़र। मैंने कहा जब इक्विपमेंट नहीं होगा, कैपेसिटी नहीं होगी, आप कैसे वॉच करेंगे उसको? इट्स नॉट इनफ टू हैव वेपन, आपको मॉनिटरिंग, फोरेंसिक। आपके ख्याल में रोका जा सकता है ये इस तरह के दहशतगर्दी के खुदकुश हमलों को? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी यूज़ करें। दुनिया में क्यों नहीं होते हैं? देखिए कहीं अगर ब्रीच हुआ है यूरोप में, इंग्लैंड में हुआ या कहीं ब्रीच हुआ, तो वो एक एक्सेप्शनल केसेस है ना, जहाँ बहुत हाई माइंड यूज़ हुआ कि जी ये टेररिस्ट अटैक होना और उन्होंने कर लिया। लेकिन जहाँ आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ सर, आप ना सहूलतकारों को रोकने में कामयाब हुए, ना आप दीगर जो अवामिल हैं उनको कंट्रोल करने में कामयाब हुए, तो आप कैसे समझते हैं कि आप अपना मुआवजना जो है वो यूरोप या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कर रहे हैं? आप इफेक्टिव इंटेलिजेंस करें, और इफेक्टिव इंटेलिजेंस में मीन कि आप पुलिस की इंटेलिजेंस को भी फाल करें और उनको कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी करें। सर, नेक्टा के तहत तो ये तमाम सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे, मेरी नज़र में एक डेकोरेशन पीस है। अभी तक उसने क्या करना? सर देखिए, नेशनल एक्शन प्लान की अहमियत नहीं है, अगर अब नेक्टा की बात करें वो उसकी कोई हैसियत नहीं, तो फिर ये सिस्टम तो आपके, अगर जिस सीक्रेट इदारे की आपके सोशल मीडिया पे डेली लेटर घूम रहे हों, ऊपर लिखा हुआ सीक्रेट, फिर नेक्टा, फिर फलाना डिपार्टमेंट सीक्रेट घूम रहे हो, तो वहाँ क्या सिक्योरिटी होगी आप मुझे बताएं। अच्छा, बेहतरी की तरफ किस तरह जाया जा सकता है, रोका किस तरह जा सकता है, इस पर आते हैं। रशीद साहब, पाक अफगान ताल्लुकात की बात की जाए, अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं दहशतगर्द, अफगानिस्तान के इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कितनी जो है वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं, अफगान आर्मी को ट्रेन करने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही हैं, उनके कितने कौंसल खाने वहाँ पे मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान क्यों नहीं कोशिश कर रहा अपने पड़ोसी अफगानिस्तान की बात की जाए या ईरान की बात की जाए अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए? दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो सी पैक के बारे में बात हुई कि सी पैक को इफेक्ट नहीं हो रहा, सी पैक, बट देखिए सी पैक जो है वो आज की चीज़ नहीं है, उसका नाम आज रखा गया है, पर ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है। ये परवेज़ मुशर्रफ से पहले का बातचीत हो रही है। मुझे याद है 10 साल पहले बात होती थी कि चाइनीज़ इंटरेस्टेड हैं। उस वक्त हम अमेरिकन के इन्फ्लुएंस में बहुत थे और अमेरिकन कहते थे किसी सूरत में ये चाइना को नहीं देना है, गवादर यहाँ नहीं आ सकते। आपने सिंगापुर को दे दिया, मतलब आपने क्या 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 नहीं किया अमेरिकन को खुश करने के लिए और चाइनीज़ को नाराज़ करने के लिए। तो सी पैक, जिसका अब नाम सी पैक रखा गया है, वो ये बहुत ज़्यादा पुराना मंसूबा है। और याद रखें कि ये अभी फॉर्मली तो अब आया है, बट आई विल नॉट बी रॉन्ग अगर मैं ये कहूँ कि रोड वाला जो काम है वो तकरीबन 20% काम हो चुका है, 20% काम हो चुका है, विच इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। जो बाकी चीज़ें बननी है ना, उसके साथ साथ और काम चीज़ें बननी है, वो बननी है। तो अभी तो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो एक बात है।
दूसरी बात जो आप कह रहे थे, मैं पहले टच किया आपने, फिर आप उसको छोड़ गए या इसमें फ़्लो में भूल गए। देखिए, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि वो जो लड़के 3 कल दहशतगर्द आए, 3 उनकी तस्वीरें आई हैं, अब उनकी शक्लें देखें, एक का मुंह साउथ की तरफ देखता है तो देख ऐसे, दे वर द मोस्ट अनलाइकली टेररिस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब है वो लगता ही नहीं कि वो कुछ कर सकते हैं। मैं उनको नहीं ट्रीट करता, 61 लोग जो हमारे मैं उसी पे आ रहा हूँ। और उन लोगों ने आके इतना बड़ा डैमेज कर दिया, तो देर इज डेफिनेटली हमारे इदारे सोए हुए थे, देर इज नो क्वेश्चन। 61 लोगों को मार देना इन 3 लोगों ने, मैं कहता हूँ अगर ये एक हवाई जहाज में बैठे होते, एक बम मार के हवाई जहाज उड़ा दिया जाता तो चलो वो और बात थी, ये तो मारा गया इन लोगों को आके। तो ये तो दिस इज एब्जेक्ट फेलियर, बिल्कुल टोटल फेलियर है। अब आईजी वो कहता है मेरे पास दीवार नहीं थी, मेरे पास वो नहीं, ये कह रहे हैं पोपलजई साहब कि रात को देखने की डिवाइस नहीं थी। ये तो सारे ऐसे, आपके पास आपका स्कूल है, बाहर बैठा हुआ है, वनरेबल है, पहले 2 दफ़ा अटैक हो चुका हुआ है, पता है आपको कि ये टारगेट हो सकता है। रात को आपने एक गार्ड लगाया हुआ जो कहता है मैं ऊपर से देख रहा था, मुझे ये हुआ वो, आप 10 गार्ड लगाते, इन्हीं 61 में से आप 10 को कहते तुम ड्यूटी दो, 10 खड़े होकर ड्यूटी दो। अगर थ्रेट है तो फिर खड़े होकर। तो ये तो एक हमारा बहुत बड़ा फेलियर है, और मैं कहता हूँ कि हमें इस बात पे शर्म आनी चाहिए। दुनिया देखती होगी, अफसोस तो करेगी, पर देखती होगी कि ये इनके ये 3 लड़के जिनकी तस्वीरें आ जाई हैं, और वो तस्वीरें किसने निकाली है? वो IS ने निकाली, वो जैश उन लोगों ने निकाली है। वो कह रहे हैं ये हमारे लोग हैं, उन लोगों ने कहा है, और इससे ये कंफर्म होता है कि ये उन्हीं के लोग थे, ये लश्कर मश्कर वाले नहीं थे ये, क्योंकि फ़ोटो उन्होंने निकाली है। और दैट मीन्स कि उनको पता था ये 3 लड़के आए। और वो एक लड़का तो ख़ास करके जो हज़ारे जिसकी शक्ल है, वो क्या कैसे है, वो जो बलोच एक लड़का नहीं है जो यंग सा, उज़्बेक जो नहीं, उज़्बेक नहीं, बच्चा सा है, वो बलोच सी शक्ल है उसकी, यंग सा बच्चा बिल्कुल। वो फिर उसको दिखाया, वो जब मारा गया वो उसकी तस्वीर फिर भी है। तो दे आर वेरी, ये कोई टेररिस्ट नहीं लगते आप टेररिस्ट जो थे बड़े बच्चे थे, एक तो छोटा था, एक अजीब से शक्ल वाला था, एक ने मुंह छुपाया हुआ अपना। अब तुम जा रहे हो सुसाइड मिशन पे, मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? ही इज गोइंग ऑन अ सुसाइड मिशन और वो मुंह छुपाया। ये सब हो गया पाक अफगान ताल्लुकात के ऊपर। अब आते हैं पाक अफगान ताल्लुकात। इंडिया इतना इंटरेस्ट ले रहा है, इंडिया को फायदे हैं और 2 लेवल पर फायदे हैं। एक तो इनको ऑपरेशन लेवल पे फ़ायदा ये है कि इन्होंने हमारी फ़ौज को तकसीम कर दिया है। हमारी फ़ौज जो पूरी की पूरी जो मेंट फॉर द ईस्टर्न बॉर्डर थी, अब उसमें से तकरीबन 30-35 बल्कि 40% फ़ौज अफगान बॉर्डर पर लग गई है। ये इंडिया की सक्सेस है, ये लेट्स बी ऑनेस्ट। इंडिया ने किया, ये इंडिया ने हमें डिवाइड किया ना, अफगानिस्तान में प्रेशर डाला अफगानिस्तान की तरफ से। किसने डाला? अफगानिस्तान बाय इटसेल्फ। इन्फ्लुएंस है इतना, आप कह रहे हैं अफगानिस्तान? इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है। आज कल तो है ही इंडिया का इन्फ्लुएंस है। उन्होंने हमारी फ़ौज को टर्न किया और वो हमारी फ़ौज अब उधर चली गई। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये तो चले ऑपरेशन। बाकी एट द हायर लेवल उनका ऑब्जेक्टिव अभी भी है कि ये हम चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कहा कि एक बॉर्डर जो है जिसको सिक्योर करने के लिए हमने एक आर्मी जो है, मखसूस आर्मी जो शुरू से हमने आर्मी हमारी थी फॉर द ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के खिलाफ। हमारी कभी भी हम अफगानिस्तान की तरफ कभी भी, क्या वजह है हमने ये इस, मैं आपको छोटे सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं एमओ डायरेक्टरेट में था जब पहली बारी अफगानिस्तान में रशियंस आए। कौन सा साल था? 79। हमारे पास अफगानिस्तान के मैप ही नहीं थे, हमारे पास अफगानिस्तान के मैप नहीं थे। हमारे पास फ्लाइंग वाले मैप्स थे जो 1/25,000 होते हैं, वो पायलट्स के लिए होते हैं वो जहाज। बिकॉज हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं था अफगानिस्तान की तरफ। ये तो अब भी नहीं है हमारा ध्यान। नहीं, अब तो खैर है नहीं, अब भी हमारा ध्यान उस तरह नहीं है ताल्लुकात के हवाले से हमारी। हाँ, तो हम तो उसको कम देखते नहीं थे उस तरफ, हमारा कोई ध्यान ही नहीं था। हाँ, अब आके हमें क्लियर होने चाहिए कि अफगानिस्तान is not what it used to be. अफगानिस्तान is under the influence। पाकिस्तान को अब करना क्या चाहिए? अब आपको पता चल गया कि इंस्ट्रक्शंस जो है अफगानिस्तान से मिल रही थी, आपके पास सबूत भी मौजूद हैं। कुलभूषण यादव का भी रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है, उसने बताया कि अफगानिस्तान के जरिए जो है वो दहशतगर्दी इसको बिल्ड करें नैरेटिव को और फिर इंडिया को कन्फ्रंट करें, जैसे इंडिया में कन्फ्रंट करता है ना हर छोटी सी बात के ऊपर। उड़ी में आप आ गए, आप उधमपुर में आप आ गए, उधर धर्मशाला में आप आ गए, फलां जगह। इंडिया को कन्फ्रंट करें और ये तो प्रूफ है, ये बार बार कहते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि हम नाम लेने से कतराते हैं। नहीं तो फिर ये ऐसे तो नहीं जंग हो सकती ना। आपने ये कोई जंग जनानियों का तो काम नहीं है ना कि वो क्या है वो कि जंग खेड़नी होती जनाने। अगर आप डरते भी हैं
तो फिर आप बैठ जाए उनके नीचे, आप बोलें जी ठीक है आप माई बाप हैं, बट आप ये आपको बैठने नहीं देंगे। यही तो फौज के साथ जो डिस्कनेक्ट की मैं बात करता हूँ, ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है इन दोनों का। ये कह देते हैं वी आर ऑन द सेम पेज, विच पेज? ही इज ऑन अनदर, ही इज रीडिंग अनदर बुक, यू आर रीडिंग अनदर बुक, यू आर ऑल बोथ ऑन द सेम पेज। बेहतर और इसको रोकने के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए अमली तौर पर क्या किया जाए। एक तो मैं अपने इनिशियल कलमात में अर्ज़ कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट को प्रोफेशनली इन इदारों को इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी मॉडर्न लाइंस पे, और जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना चाहिए। एक चीज़ मैं ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब को दोनों दरमियान में रख के एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि ये समझ लें आप कि फ्यूचर जो है इस इलाके का, जोग्राफिकल फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। मैं सीपेक की बात नहीं कर रहा हूँ कर्नल साहब, कर्नल साहब मेरा ख्याल नाराज़ हैं सीपेक नहीं। तो वो सीपेक, लेकिन एक मैं चीज़ अर्ज़ करूँ कि बहुत ब्राइट है, और ये जो खित्ता है पर्टिकुलरली इंडिया, आप ये ना समझे कि इंडिया हमें मार रहा है, अल्लाह ना करे उसकी ज़रूरत नहीं है मारने की, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ये सियासी तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान को बैकवर्ड रखने की कोशिश है, ताकि जब 2020 तक चाइना नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बन जाएगी बिटवीन 2018-20, इंडिया जो है सेकंड पावर बनना चाह रही है, तो हम लोग जो हैं वो उनके आगे झुक के रहें कि वो जैसे प्रूडेंट रेगुलेशन या बार्गेन हमारे साथ करना चाहें। इंडिया को सेंट्रल एशिया भी जाना है, इंडिया को अफगानिस्तान भी जाना है, मैं अर्ज कर रहा हूं। तो चाइना जो है देखें, तो इसलिए अब मैं आ रहा हूं ब्रिगेडियर साहब के ऊपर, एंड आई होप ही विल नॉट माइंड एंड मेनी ऑफ हिज कोलीग्स विल नॉट माइंड, वी हैव टू, the legislators assembly has to make impress on Pakistan armed forces and politicians both to please come on the same page। अगर नहीं है we don't care, but they should now। मिलिट्री अपना सोच रही है, बिल्कुल सही सोच रही है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इनको ऐसे उड़ना चाहिए। गवर्नमेंट अपना सही सोच रही है, अगर आप इनके रुक जाएं और कहीं जी बस सिक्योरिटी का इंतजाम करें और अपने जो डेवलपमेंट है उसको वहां रख दें, तो आप अपनी जनरेशन को 1000 साल पीछे रह जाएंगे। लेकिन आप तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे सकेंगे, जिंदा ही नहीं होगा। मैं यही तो कह रहा हूं, अपनी जनरेशन को अगर तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे सकते उनको, पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा के नेशनल एक्शन, सर ये कर चुके हैं ना, ये कर चुके हैं। कब तक ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी? असेंबलीज के होते हुए आप क्यों करेंगे? आप असेंबलीज को इंपॉर्टेंट, नेशनल एक्शन प्लान हुआ, उसमें क्या अमल दरामद हुई? आप चले मुझे खुद बता दें। नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हुकूमत ने बनाया, तमाम सियासी जमातों ने बनाया, इंप्लीमेंटेशन किसने करनी है? ये बार-बार के ऊपर इंप्लीमेंटेशन किसने करनी है? आउटसाइड बैठने की आपको जरूरत क्या होती है? असेंबली 32 से 36 आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो ये बता देती हैं कि दहशतगर्द आ गया, इस शक्ल का है, आप पकड़ने के काबिल नहीं हैं। ग्राउंड रियलिटीज में यू हैव टू कम ऑन द सेम पेज, यू आर नॉट। तो वही तो हम सारे रोना ही है कि तो बस आए ना सेम पेज पे, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर ज्यूरिसडिक्शन के, मेरी ज्यूरिसडिक्शन अगर ये एक सर कंट्रोल कर सकते हैं हम। आपने कहा कि क्या बेसिक कोई ट्रेनिंग दी जाए? अभी हम बात ये भी कर रहे थे प्रोग्राम से कबल, ये क्विक रिस्पांस फोर्स बना दी गई है, बाकी बना दी गई है, नेक्टा फॉल हो गई है, नेशनल एक्शन प्लान जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी हो रहा है, टारगेटेड ऑपरेशन भी हो रहा है, दहशतगर्द फिर भी तो आप थोड़ा सा हिम्मत कर लें। अब कर्नल साहब से मैं कहूंगा बात, इनको फिर गुस्सा आएगा। अब एक डिवीजन बना दी ना फोर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, आप क्या समझते हैं चाइना उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेगा? चाइना के प्रेसिडेंट ने 3 महीने पहले बिल पास किया कि उनकी स्पेशल फोर्सेस जहां भी चाइना के इंटरेस्ट हैं वो लॉन्च कर सकते हैं उसको। बट सब कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? देखें बात यह है कि बस तनकीद करेंगे बैठ के? नहीं, बात यह है कि हर चीज़ कंट्रोल हो सकती है इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, इफ़ देयर इज़ अ विल, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हम प्रॉब्लम यह है, अलमिया ये है कि हम तो वी डोंट नीड एनी एनिमी, वी डोंट नीड एनी एनिमी, वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्फ। क्या मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, क्या मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। ये जो आर्मी और सिविल इज़ नॉट ऑन सेम पेज, ये किसने ये शोशा छोड़ा हुआ है? योर एनिमीज़, और हम उनके हाथ में फंसे हुए हैं और उनके हक में ये इसको प्रोपेगेट करते हैं। बेहतर कर सकते हैं भट्ट साहब? बेहतर ये करते हैं हर इदारा अपना काम करे, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करें और इंसाफ का बोलबाला करें। दहशतगर्दों को कंट्रोल करना कोई मुश्किल है? अगर आप उनको 8-8 साल उनके केस चलाते रहेंगे, 6-6 महीने उनकी तारीखें नहीं पड़ेंगी,
आप मिसाल देखें, मिसालें तो बहुत दी जा सकती हैं। हम आप फिर सब कहते हैं जी आप क्रिटिसाइज़ करते हैं। अरे क्रिटिसाइज़ क्या करते हैं भाई, आप अपना उनको काम तो करने दो। उधर फांसी दी जाती है, उधर स्टे ऑर्डर ले आते हैं, उधर फांसी दी जाती है, उधर रोक दी जाती है। इस तरह से दहशतगर्दी कभी ख़त्म होगी? कभी भी नहीं खत्म होगी। किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह बेहतरी आएगी? आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे आप यू आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशन, ठीक है। आप अफगानिस्तान जो है लैंडलॉक्ड है, अफगानिस्तान आप पे डिपेंडेंट है, इंडिया डिपेंडेंट आप पर है। इंडिया किस लिए डिपेंडेंट है? इंडिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जाना चाहता है और वो जाना चाहता है थ्रू अ थर्ड क्लास रूट, चाह बाहर से जाना है। वाई शुडंट इंडिया गो थ्रू पाकिस्तान? तो चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है, हर एक को पाकिस्तान की ज़रूरत है। दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, इसमें बिलीव करेंगे, दिस इज योर स्ट्रेंथ। बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी इससे आएगी कि अपने आप, मैं कहता हूँ इफ देयर इज अ स्ट्रांग गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट पैरों पे खड़ी होने वाली हो, जो इस बात से ना घबराए, कह सके कि इंडिया ये तुमने क्यों किया, ये इसको फॉलो करें, इसी को करें, इसी इंसिडेंट को करें। इंटरनली हम अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आप सिक्योरिटीज को लड़ते रहो। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी लिए, बट टेक्नोलॉजी जिस तरह शौकत साहब ने कहा, टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी काफी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप अभी हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास है, वो बलूचिस्तान में नहीं गई, बलूचिस्तान में उस लेवल की नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल की। बट देखें ना, हमने तो वी कांट गो फॉर द सर, हम जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं वो हाईली इक्विप्ड है, उसके पास मोटिव है, उसके पास एक नहीं, वो इतना इक्विपमेंट नहीं है। देखिए ये आप तभी सर वो आके 3 लोग जो हैं वो, तो वो इक्विपमेंट से तो नहीं हुआ ना, वो तो मतलब है वो कोई उन्होंने खास इक्विपमेंट थोड़ी लिया हुआ। आपके पास हर तरह का इक्विपमेंट है, ऐसी कोई बात नहीं। और वो आपने पेशावर में जो बच्चों को मारा, वो भी कोई खास इक्विपमेंट लेके थोड़ी आए थे कि उन्होंने कोई इतना स्मार्ट इक्विपमेंट था, दूर से उड़ा दिया, ये हो गया। वो राइफलें लेके आए, कुछ एक्सप्लोजिव लेके आए। दूसरा करेक्शन कर लें, वो जो रिक्रूट जो जख्मी था उसने कहा है कि 7 दहशतगर्द थे, 3 नहीं थे। सर अभी तक जो ऑफिशियली रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया के ऊपर, जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू आया है, रिपोर्ट्स आई हैं 7 हैं, 3 दहशतगर्दों के हवाले से बात, 7-8 की रिपोर्ट है। वो एक जख्मी ने जरूर ये बात की कि हमें 7 से 8 दहशतगर्द जो नजर आ रहे थे, लेकिन हुकूमती जो अभी रिपोर्ट सामने आई वो 3 दहशतगर्दों की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान राय रसूल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।